अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो है ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है और नर्सिंग में पेशेंट केयर की प्रायोरिटाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थ्योरी जो है अब्राहम मैस्लो ने 1943 में प्रपोज की थी। इसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है कि ये इंसान जो है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, फिर हायर लेवल नीड्स की तरफ जाता है। ठीक है, मतलब कि पहले जो है अगर कोई भी पर्सन है उसके पास अगर खाना है, रहने के लिए जगह है ना, ओढ़ने के लिए कंबल है, तभी वो घर से बाहर जा सकता है और हायर लेवल की जो है वो थिंकिंग कर सकता है। ठीक है, आगे चल के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, देखते जाओ। ठीक है, तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है क्या? ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। एक पिरामिड आपने देखा होगा, उसकी फॉर्म में होता है जिसमें नीचे जो है सबसे बेसिक नीड्स होती हैं और ऊपर जो है जैसे जैसे बढ़ते हैं नीड्स जो है वो कम्प्लेक्स होती जाती है। एक लेवल की नीड जो है वो सेटिस्फाई होने के बाद ही अगला लेवल जो है वो प्रायोरिटी बनता है। लेकिन अगर पहली लेवल जो है वो कंप्लीट नहीं होती, मतलब कि बेसिक नीड जो है वो फुलफिल नहीं होती, तो आगे की लेवल का बंदा जो है वो सोच भी नहीं सकता है। नर्सिंग में जो है हम ये क्यों पढ़ते हैं, तो नर्सिंग में जो है ये मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि पेशेंट जो है उसकी कौन सी नीड्स जो है वो पहले फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ केयर जो है उसमें ये हेल्प करता है। ये जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसके 5 लेवल्स होते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना, सबसे बेसिक नीड्स जो होती हैं, ये सबसे ज़रूरी नीड्स होती हैं, सबसे बेसिक नीड्स होती हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होती हैं। अगर ये नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं होती तो ह्यूमन बॉडी जो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल हवा हो गया, पानी हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, शेल्टर हो गया, प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट जो है सीवियर डिहाइड्रेशन का शिकार है तो उसको इमोशनल सपोर्ट देने से पहले क्या करना होगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करना होगा, है ना। यही यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन का जो है कंसेप्ट आता है। मतलब कि अगर एक पेशेंट जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, क्या हम उसको इमोशनल सपोर्ट देके, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस बेचारे को क्या चाहिए? फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है उसको चाहिए, अभी उसको फ्लूइड चाहिए, उसकी डिहाइड्रेशन जो है ठीक करनी है। तो अगर आप उसको इमोशनल सपोर्ट जो है पूरी जिंदगी भी देते रहे तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन किसको देनी है? सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी को। ऐसे ही आईसीयू पेशेंट्स को पहले ऑक्सीजन और आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, उसके बाद ही जो है उनकी सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप पहले उसकी सेफ्टी देखोगे, उसका कंफर्ट देखोगे और उस बेचारे को ऑक्सीजन ही प्रॉपर नहीं है, आईवी फ्लूइड्स ही नहीं जा रहे हैं और आप उनकी सेफ्टी कर रहे हो। क्या फायदा उसका जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा बेचारा। तो अब आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होने के बाद इंसान को जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जब फिजियोलॉजिकल नीड जो वो फुलफिल हो जाती हैं तो इंसान को सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ये नीड जो है इंसान के फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी होती हैं। अगर ये नीड जो वो फुलफिल नहीं होती तो लोग जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फियर महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के मेजर एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए आपको। पहला, पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब कि इंसान को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें वो फिजिकल हार्म जो है उसका डर ना हो। दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब कि पैसा और जॉब जो है वो स्टेबिलिटी उसकी ज़रूरी होनी चाहिए ताकि लोग जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। तीसरा, हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए। ऑब्वियसली मेडिकल केयर और डिजीज प्रिवेंशन जो है वो भी एसेंशियल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड इलनेसेस, ये सबसे लास्ट आता है। मतलब कि इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स और सेफ्टी मेजर जो है इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आईसीयू में होने वाले एक पेशेंट की मैं एग्जांपल दूंगा। आईसीयू जो है उसमें एक क्रिटिकल पेशेंट को सिर्फ दवा नहीं दी जाती बल्कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। अगर पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं मिलेगी तो उसकी सेफ्टी कंप्रोमाइज हो सकती है। दूसरा, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किट्स होते हैं और हैंड हाइजीन जो है पेशेंट और स्टाफ दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा, मैं बात करूँ जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि वो जो है सेल्फ हार्म ना करें, है ना, सेल्फ हार्म से जो है उसको बचाया जा सके। तो अब आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। जब एक इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड जब वो फुलफिल हो जाती हैं तो उसको इमोशनल सपोर्ट और रिलेशनशिप की ज़रूरत महसूस होती है, जो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। जब जो है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड जो फुलफिल हो जाती है तो इंसान को क्या होता है कि इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। लव और बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि इंसान जो है अपनी लाइफ में किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करे, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, दोस्ती हो या किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा हो। तो जो लव एंड बिलोंगिंगनेस है जो है इसके जो नीड्स होते हैं, इनके मेजर एस्पेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फ्रेंड्स हो गए, मतलब फ्रेंडशिप हो गया, मतलब कि अच्छे दोस्तों का होना जो इमोशनल सपोर्ट देते हैं। इंटीमेसी, इसका मतलब होता है कि रोमांटिक और इमोशनल क्लोजीनेस किसी के साथ जो है वो शेयर करना। तीसरा, फैमिली, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट जो है उसका सिस्टम होता है हमारे पास, वो होना। ठीक है, ये होते हैं इसके मेजर एस्पेक्ट्स।
मैस्लो क्या कहता है, मैस्लो के मुताबिक अगर हम बात करें तो हर एक इंसान को एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंगनेस फील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो छोटी ग्रुप मतलब फैमिली क्लोज फ्रेंड्स हो या फिर बड़ी सोशल ग्रुप मतलब क्लब्स, टीम, रिलीजियस ग्रुप्स और कोवर्कर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आईसीयू में एडमिट पेशेंट जो है अगर अपनी फैमिली से मिलता है तो उसका क्या होता है, रिकवरी रेट जो है वो बेटर होता है, मतलब वो जल्दी ठीक हो जाता है। अगर वो अपनी फैमिली से मिलता है, फैमिली जो उनके माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके साथ मिलता है तो उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट होती है, जल्दी से ठीक होते हैं। और जीरियाट्रिक पेशेंट मतलब कि ओल्ड एज पेशेंट जो है उनको जो है अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो उनको डिप्रेशन और लोनलीनेस हो सकता है। और कैंसर पेशेंट्स की मैं बात करूँ तो उनके लिए सपोर्ट ग्रुप्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उनको एक इमोशनल कनेक्शन मिलता है जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, जब इंसान की बिलोंगिंगनेस नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाती हैं तो उसको अपनी वैल्यू और सेल्फ रेस्पेक्ट की ज़रूरत महसूस होती है, जो अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। जब जो मतलब कि जब लव और बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत जो है वो पूरी हो गई, ठीक है, तो इंसान को अपनी वैल्यू और रेस्पेक्ट का एहसास चाहिए होता है, जिसे हम सेल्फ एस्टीम नीड्स कहते हैं। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है इंसान जो है वो चाहता है कि उसको दूसरे लोग रेस्पेक्ट करें, उसके काम की पहचान हो और उसके अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। ये ज़रूरत जो है दो तरीकों से पूरी हो सकती है। पहला लोअर वर्जन मतलब कि दूसरों से मिलने वाला रेस्पेक्ट, जैसे स्टेटस हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, दूसरों से रिकॉग्नाइज होना, फेम हो गया, प्रेस्टीज हो गया, अटेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल एक नर्स की अगर मैं बात करूं, अगर अपने काम के लिए वो अवार्ड जीत लेती है तो उसको क्या होता है कि सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा मैं बात करूं हायर वर्जन की, पहला था लोअर वर्जन मतलब कि दूसरों से मिलने वाला जो रेस्पेक्ट होता है वो, और हायर वर्जन मतलब कि अपने आप से मिलने वाला रेस्पेक्ट। हायर इसलिए कहा गया क्योंकि ये ज़्यादा जो है मैटर करता है, अपने आप से मिलना चाहिए रेस्पेक्ट, मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, मास्टरी, कॉम्पिटेंस, ये सारी चीज़ें। से फॉर एग्जांपल एक नर्सिंग स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, जब अपना जो है वो पहला आईवी कैनुलेशन सक्सेसफुली जो है कंप्लीट कर लेता है तो उसको क्या होता है कि अपने अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो यही होता है हायर वर्जन, मतलब कि अपने आप से उसको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो अगर सेल्फ एस्टीम नीड्स पूरी नहीं होती तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सेल्फ डाउट और हेल्पलेसनेस फील हो सकती है, और ऑब्वियसली डिप्रेशन या फिर लो मोटिवेशन जो है वो हो सकती है। से फॉर एग्जांपल एक क्रिटिकल केयर में जो नर्स होती है अपने पेशेंट्स के लिए बेस्ट केयर प्रोवाइड करती है ना, अपने अपने डेप्थ में जाके वो जो है सोचती है, पेशेंट की बेस्ट केयरिंग करने के लिए वो खुद को तकलीफ भी देती है, तो उसका सेल्फ एस्टीम जो है उसकी कॉम्पिटेंसी और एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर एक स्टूडेंट बार बार एग्जाम्स में फेल हो रहा है तो उसका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है और उसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि जब इंसान सेल्फ एस्टीम अचीव कर लेता है तो तब जो है उसको अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने की ज़रूरत महसूस होती है, जो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम कह सकते हैं अपनी फुल पोटेंशियल को पहचानना। मैस्लो क्या कहता है, मैस्लो जो है वो कहते हैं कि व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, मतलब इंसान सिर्फ जिंदा रहने या रेस्पेक्ट पाने तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि उसका एक और बड़ा गोल होता है अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब एक इंसान जो है अपनी सारी नीड्स को अचीव कर लेता है, मतलब कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम, तब उसको एक और ज़रूरत महसूस होती है, मतलब कि अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करने की, मतलब जो इंसान बन सकता है उसको बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे एक्सप्रेस होती है ना, ये पता होना चाहिए। ये हर इंसान के लिए जो है अलग अलग हो सकती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक नर्स की जो पेशेंट्स की केयरिंग करती है, नर्स जो है वो अपने पेशेंट्स की लाइफ इंप्रूव करने के लिए नए ट्रीटमेंट मेथड सीखने में अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देख सकती है। दूसरा, एक डॉक्टर जो है नए मेडिकल रिसर्चेस करेगा ताकि नए ट्रीटमेंट्स डेवलप हो सकें। एक आर्टिस्ट की बात करूं, वो क्या करेगा, अपने पेंटिंग्स के जरिए दुनिया को इंस्पायर करेगा। एक टीचर की अगर मैं बात करूं, वो अपने स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाने में अपनी पोटेंशियल देख सकता है। और एक स्पोर्ट्समैन की अगर मैं बात करूं, स्पोर्ट्स पर्सन की अगर मैं बात करूं, वो अपने गेम में परफेक्शन लाने के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करेगा। ठीक है,
ये जो मैस्लो है ये कहता है कि ये सब पॉसिबल तभी होता है ना, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब एक इंसान पहले अपनी बेसिक नीड्स को अचीव करता है, उसके पास एक स्टेबल लाइफ होती है जो उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। अगर किसी का पेट खाली है या उसको सेफ्टी का डर होता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी जर्नी है जो हर इंसान को अपनी लाइफ में अल्टीमेट पर्पस तक ले जाती है। हर कोई अपनी यूनिक जो है पोटेंशियल अचीव करने की कोशिश करता है, और जब ये स्टेज जो है वो किसी को आती है तब इंसान जो है सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। यही आप अपनी पढ़ाई में भी देख सकते हो। तो अब मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जो वो कंप्लीट होती है। ये थ्योरी जो है नर्सिंग में पेशेंट केयर प्रायोरिटाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर इमोशनल और सेल्फ एस्टीम नीड्स का ध्यान रखा जाता है, और लास्ट में पेशेंट की ओवरऑल वेलबींग का फोकस होता है। तो ये था मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैंने कोशिश करी कि आपको जो है जितना ज़्यादा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देने की मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।